नमस्कार दोस्तों। बिहार के चुनाव में हुई धांधली का रहस्य कब सुलझेगा? क्या वो सुलझ भी पाएगा? क्या राहुल गांधी कुछ कर पाएंगे? क्या भारत की सरकार और चुनाव आयोग अपने ऊपर लगे इस दाग को धोने के लिए कुछ करेगा? और क्या जिस तरह से भारत में खेल हो रहा है उस पर कुछ किया जाएगा? जो नफरत फैलाई जा रही है, जो जवाब दिए जा रहे हैं, उसका कुछ हो पाएगा? जी हां, आज ये सवाल खड़े हैं। सवाल इसलिए खड़े हैं क्योंकि एक बहुत बड़ी बात एक बहुत बड़े विचारक ने कही थी, नोम चास्की ने। उन्होंने कहा था, यदि नागरिक निष्क्रिय हो तो लोकतंत्र आसानी से प्रबंधित लोकतंत्र में बदल जाता है, यानी मैनेज्ड डेमोक्रेसी में बन जाता है। अब आप सोचिए, आपको नहीं लगता कि भारत की जो लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, वो मैनेज्ड डेमोक्रेसी हो गई है? जी, मैनेज्ड हो गई है। ये मैं यूं ही नहीं कह रहा, इसके पीछे मैं बहुत सारी वजहें आपको बताता हूं, और वो वजह एक नहीं है, बहुत सारी वजह। आज आपको ये जानना पड़ेगा कि भारत के एक दो नहीं, 140 करोड़ की आबादी है भारत का, और उसमें 272 जजेज, नौकरशाह और पूर्व राजदूत समेत तमाम सारे लोग निकल पड़े किस बात के लिए? कि राहुल गांधी चुनाव आयोग को बदनाम कर रहे हैं। चुनाव आयोग अपने बचाव में एक शब्द आके नहीं कह पा रहा है, जो जो सवाल किए गए उनके सबूत नहीं दे पा रहा है, उनके तथ्यों के जवाब नहीं दे पा रहा है, और ये नौकरशाह, ये जजेज आकर के ये कहते हैं। तब आपको ये जानना चाहिए है कौन ये जजेज, जो ये समूह आज आया है और बोल रहा है राहुल गांधी के खिलाफ, बोल रहा है कांग्रेस के खिलाफ। वो संसद में टूटती लोकतांत्रिक परंपराओं पर क्या कभी बोला है? क्या कभी उसने कहा है कि जिस तरह से राजनीतिक और दूसरे तरह से लूट हो रही है, लूटा जा रहा है भारत को, उसके खिलाफ बोला है? ये कौन है? इन लोगों ने क्या कभी फेक पते पर बने वोटर आईडी, फेक फर्जी फोटो पर बने जो वोटर आईडी, और छोटे छोटे घरों में सैकड़ों लोगों के रहने के जो रिकॉर्ड चढ़ाए गए, उसके खिलाफ कभी बोला? क्या इनमें से किसी ने पूछने की हिम्मत की कि चुनाव के बीच सरकार पैसे बांट रही है और चुनाव आयोग मूक दर्शक क्यों बना है? क्या इन्होंने कभी हिम्मत की कि चुनाव आयोग की इतनी संदिग्ध भूमिका क्यों हो गई है? क्या इन्होंने कभी पूछा कि भारत में इतने आतंकी हमले हो रहे हैं, इतने सब कुछ हो रहे हैं, और इन सब के बाद वो एक बार भी सवाल नहीं पूछ पाते कि आखिर ये क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है? निश्चित रूप से जो ये जजेज सामने आते हैं, इन जजेज के सवाल हैं, तो इन जजेज के सवाल के साथ में एक लिस्ट इस बात की भी है कि आखिर ये हैं कौन। और जब हम इसको तलाशते हैं कि ये हैं कौन, तो मैं शुरुआत से लिस्ट लिए हूं, उसी लिस्ट से ही पूछ लेता हूं। पहला नाम है आदर्श कुमार गोयल। ये फार्मर जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के, और चेयरमैन रहे एनजीटी के, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के। इन्हीं के समय में सबसे ज्यादा ग्रीनरी खत्म हुई और प्रदूषण बढ़ा है। इनके ऊपर यह आरोप तमाम सारे रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने कुछ लोगों के लिए काम किया है, भाजपा के लिए झुकावपूर्ण काम किया है। इसके बाद में एक है पूर्व जस्टिस हेमंत गुप्ता, ये चंडीगढ़ के ही रहने वाले हैं। इनके खिलाफ ईडी जांच चल रही थी। ईडी जांच
के बावजूद इनको तमाम जगह रखा गया, तमाम बनाया गया, प्रमोट किया गया, यह खुद अपने आप में पता चलता है। और इन्होंने जिस तरह से काम किया वह भी पता चलता है। इसके बाद में एस.के. मुखर्जी हैं, ये भी फॉर्मर चीफ जस्टिस हैं कर्नाटका हाई कोर्ट के। इनके बारे में बार बार रहा कि ये आरएसएस से किस तरीके से जुड़ाव रखते रहे और कैसे करते रहे। इसके बाद में एस.एन. ढींगरा, ये वही ढींगरा है जिनको ढींगरा कमीशन बनाया गया था, हरियाणा में हाई कोर्ट के, दिल्ली हाई कोर्ट के जज थे, जो वाड्रा और खेमकाज मामले में जो जांच करने के लिए आयोग बना था। कुछ नहीं खोज पाए, सिर्फ बदनाम करते रहे और अंत में खोदा पहाड़ निकली चुया। इन्होंने ही रिपोर्ट दी थी कि नहीं, वाड्रा का कोई गलत रोल नहीं। यानी इस स्थिति में मजबूर होना पड़ा था, लेकिन उसे 5 साल, 6 साल, 7 साल खींचते रहे, जबकि टाइम दिया गया था 3 महीने का। के.ए. पुंज, ये आरएसएस से जुड़े हुए हैं, गुजरात हाई कोर्ट में रहे हैं। इसी तरह से आर.एस. राठौर, ये फार्मर जज है, ये भी गुजरात हाई कोर्ट के हैं। इसी तरह पी.के. मिथारिया, ये भी फार्मर जो है जज है और ये भी वही है। पी.एन. रविंद्रन, ये भी केरल हाई कोर्ट में रहे हैं और बीजेपी के माने जाते हैं बहुत बड़े वो। और इसी तरीके से के.सी. पुरी हो, देवेंद्र अरोड़ा हो, राजीव लोचन हो। राजीव लोचन के बारे में जान लीजिए, इनके भाई इत्तेफाक से हरियाणा कैडर के आईएएस थे और ये राजस्थान कैडर के थे। और इन्होंने जिस तरीके से, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज थे राजीव लोचन। अब इन सब लोगों का पूरी तरीके से सबको पता है क्या क्या होता रहा है। राकेश सक्सेना हो, पी.के. पालीवाल हो, विवेक शर्मा हो। लेकिन इनमें सबसे बड़ी चीज एक आप देखेंगे कि ये सारे सब के सब 272 नाम हैं और 272 नामों में सब के सब उसी 90% से आते हैं, 10% से आते हैं, जिसके बारे में राहुल गांधी कहते हैं कि 90% का हक मार के ये 10% लोग बैठे हुए। इनमें से एक भी ऐसा नहीं है जो उस 90% से हो जिसकी बात राहुल गांधी करते हैं। यानी अब आप समझ लीजिए, सबसे बड़ी तकलीफ जो है वो इन्हीं को, और जिनको है वो आप समझ सकते हैं। तो ये जो लोग हैं जिनके ऊपर खुद तमाम आरोप रहे हैं, वो आज इस तरह से समझाते हैं, तो अपने आप में सवाल उठता है कि ये देश के लिए सोचते हैं या किसके लिए। और 140 करोड़ की जनता में वही जो चंद चुनिंदा लोगों के हाथ में सब है, वो 1% लोग जिनके हाथ में देश की सारी संपत्ति है, उन्हीं में से ये आते हैं। इसीलिए इन्हें तकलीफ हो रही है कि राहुल गांधी सच बोल करके कटघरे में खड़ा कर देते हैं। और जब राहुल गांधी कटघरे में खड़ा कर देते हैं तो फिर ये कहते हैं तो क्या करोगे, सुप्रीम कोर्ट चले जाओ, अदालत क्यों नहीं जाते हो? क्योंकि पता है उन्हें कि उन्हीं के लोग बैठे हैं, तो कहां जाओगे? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नया टास्क क्या है? नया टास्क यही है कि कैसे राहुल गांधी को क्रश करो। अरे बिहार में चुनाव हुआ है भाई, बिहार में 243 सीटों में से 140 सीटों पे आरजेडी थी और 60 सीटों पे कांग्रेस थी। कांग्रेस तो वहां कहीं लड़ी नहीं रही थी कोई बड़ी भारी स्टेक तो सारा तेजस्वी को सौंपा गया था। सवाल राहुल गांधी को, राहुल गांधी बदनाम कर रहे हैं क्यों? क्योंकि राहुल गांधी ने 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस की और 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारे तथ्यों के साथ में, चुनाव आयोग के डेटा के साथ में को पेश करके सवाल किए। आज तक उनमें से एक सवाल का भी जवाब चुनाव आयोग नहीं दे सका। एक भी सवाल का जो जवाब न दे सकता हो तो वो इस तरह से अपनी चोरी को ढकने के लिए ये काम करता है। तो वो ज्ञानेश कुमार जो सबसे बड़ा चोर है, चोरों के गैंग का सरदार है, वो
भाजपा के लिए चोरी करके, और भाजपा वो बनिए की दुकान है जो चोरी का माल खरीदती। तो अब आप समझ लीजिए। तो जब यह हो रहा हो तो ये सारी चीजें दिखाई देती हैं। इसके अलावा आप लगातार देखते ही रहे, उसके अलावा जो बी कहते हैं बी पार्टी है, तो उस तरह का भी देख लीजिए। मोदी के साथ मिलकर करेंगे कांग्रेस का सफाया। ओवैसी जो ओबायदुद्दीन ओवैसी हैं, उनके छोटे भाई जो एमएलए हैं, वो ये अकबरुद्दीन ओवैसी, वो ये बयान देते हैं। तो इससे आप समझ लीजिए, वो कहते हैं कांग्रेसी नेता गांधी परिवार के गुलाम हैं। चलिए भाई, मान लिया। श्रीमती इंदिरा गांधी का जन्मदिन था, महारानी लक्ष्मीबाई का जन्मदिन था। दोनों को सादर नमन करते हैं। दोनों ने जिस बहादुरी से इस देश को गुलामी से मुक्ति दिलाने का काम किया, ये लोग गुलाम बनाने का काम करते हैं। ये आज के जिन्ना है, तो आज के जिन्ना का इस्तेमाल भी करते हैं, नफरत का भी इस्तेमाल करते हैं। और इसी तरीके से आप पीके को देख लिए। पीके बिहार में 35 सीटों पर पीके की पार्टी ने जो है हरवा दिया है। तो अब आप सोचिए कि विपक्ष को हरवाने के लिए कहीं पीके का इस्तेमाल होगा, कहीं ओवैसी का इस्तेमाल होगा, कहीं चुनाव आयोग का इस्तेमाल होगा, कहीं पुलिस का, ईडी का, सीबीआई का, इनकम टैक्स का। कौन सी चीज छोड़िए और उसके बाद बताएंगे। तो चुनाव जीत जाने का मतलब जमहूरियत का सबसे बड़ा पैमाना मान लेना, यह तो बिल्कुल उचित नहीं है। यह बदनसीबी है कि हम 140 करोड़ लोग इस गलती का एहसास होने के बाद भी लाचार बैठे। 2002 में उत्तराखंड के चुनाव से यह खेल सामने आने लगा था, और धीरे धीरे खोजते खोजते जब इसके जड़ में पहुंचे तो भाजपा, नरेंद्र मोदी और उनका पूरा गैंग बौखला उठा है कि अरे इन्होंने तो असली चीज पकड़ ली। हम तो इधर उधर भटकाते रहे और सब भटकते रहे, और यहां जब राहुल गांधी असली चीज पकड़ ले आए तो परेशानी हो गई है। तो निहायत बेशर्मी के साथ न हरियाणा के मामले में चुनाव आयोग जवाब दे रहा है, न महाराष्ट्र के मामले में दे रहा है, न किसी और मामले में। वो तो सिर्फ झूठ बोल रहा है। और बिहार में जिस तरह उसने वोट चोरी की, अपने आप में बेशर्मी की हद है। ये वैसे ही है जैसे तमाम चिटफंड कंपनियां करती हैं, इधर से पैसा लिया, उधर डाला, उधर से लिया, उधर डाला, उधर से लिया, उधर डाला, और जब खुल गया, पकड़े गए, तो शोर मचाने लगे, फिर इधर उधर आने लगे कि साहब हम तो ये, हम तो वो। तो अब आप सोचिए, नफरत फैलाने लगेंगे और सब कुछ करने लगे। तो नफरत का खेल भी इंडियन एक्सप्रेस के कार्यक्रम में गए नरेंद्र मोदी, वहां फैलाने लगे। और मुझे शर्म आती है उस इंडियन एक्सप्रेस पे। वो इंडियन एक्सप्रेस इसको रोक भी नहीं सका जो एक समय में लोकतंत्र का प्रहरी माना जाता था। अब आप सोचिए। लेकिन वहीं एक कार्यक्रम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऐश्वर्या राय बच्चन ने आईना दिखा दिया और बता दिया कि आपकी नफरत से देश नहीं चलेगा, देश ईमानदारी से चलेगा। और चलेगा, उन्होंने कहा, केवल एक ही जात मानवता है, केवल एक ही धर्म प्रेम का धर्म है, केवल एक ही भाषा दिल की भाषा है, और केवल एक ही ईश्वर है, और वो हम सब में सर्वमान व्यापी है। यही वही बात जो राहुल गांधी बार बार कहते। राहुल गांधी वाली बात जो है ऐश्वर्या राय ने कही, सुन लीजिए यदि आप सुनना चाहें। There is only one caste, the caste of humanity. There is only one religion, the religion of love. There is only one language, the language of the heart. And there is only one God, and He is omnipresent. Sai Ram, Jai Hind. अब आप समझ लीजिए, नरेंद्र मोदी का आपने चेहरा देखा कि किस तरीके से बिल्कुल शुक्ला सा सुन रहे थे। अब क्या करें बेचारे, मुंह पर ही जवाब मिल रहा था, और जवाब क्या था? वही राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान।
कि सिर्फ एक ही धर्म है, मानवता, एक ही जो है जाति है जिसे मानवता कहते हैं, एक ही धर्म है जिसे प्रेम कहते हैं, और एक ही भाषा है जो दिल से निकलती है, और केवल एक ही जो है रास्ता है, ईश्वर सब में है। तो यानी अब आप हर बात को उन्होंने समझा दिया, और ये नफरत फैलाते हैं, लड़ाते हैं। बहरहाल वोट चोरी आपने की, और वो करने के लिए आप जो जो खेल कर रहे हो वो लगातार सामने आ रहा है, चाहे राजस्थान में हो चाहे और जगह। अब तक करीब 2 दर्जन बीएलओ विभिन्न कारणों से, आपके प्रेशर से, आपके तनाव देने से, आपके दूसरे कारणों से मर चुके हैं। 3 बीएलओ आत्महत्या कर चुके हैं, और इसके बाद में लगातार इस तरह की घटनाएं हुई। देश आतंकवाद की उसमें धंसा जा रहा है, देश बर्बादी की तरफ जा रहा है, तमाम संकट पैदा हो रहे हैं। और जब यह सब हो रहा है, इसके बाद में कहें आप कि अरे बड़ा अच्छा है, राहुल गांधी बदनाम कर रहे हैं, राहुल गांधी चुनाव आयोग को बदनाम कर रहे हैं, राहुल गांधी संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम कर रहे हैं, वो काम नहीं करने दे रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं। एक तरफ तो आप ही लोग कहते हैं अरे राहुल गांधी का क्या है, राहुल गांधी की बात से क्या फर्क पड़ता है, राहुल गांधी तो यदि तो नहीं है तो नरेंद्र मोदी की पूरी टीम, जो 272 जिन्हें उन्होंने उपकृत किया है, वो सारे जजेज, वो रॉ के और दूसरे संस्थाओं के तमाम क्यों उतर पड़े? क्योंकि वो जानते हैं कि राहुल गांधी ये जो जगा देते हैं इस देश की जनता को, और जनता जाग गई तो हम बचेंगे नहीं। और वही बात चोम्स्की ने अपनी किताब में लिखी कि जब तक जनता, नागरिक निष्क्रिय होंगे तो संस्थाएं मैनेज्ड हो जाएंगी, लोकतंत्र मैनेज हो जाएगा, और जैसे ही जनता जाग गई तो ये कहीं के नहीं बचेंगे। इसलिए आप जान लीजिए कि यही इनको डर समाया है, इसीलिए ये इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। अब सोचना आपको, बचना आपको, जागना आपको। राहुल गांधी ने अपना काम कर दिया है, और मोदी को मुंह पर मोहब्बत का थपकी लग रही है। सोचिए। जय